चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की। बेसिकली ये पेपर नंबर 11 जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 11। देखिए पहले अपन इस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा क्या इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरीके से हमें इस पेपर को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी रेगुलरिटी बिल्कुल रहनी चाहिए। आप इवन सिंगल लेक्चर मिस नहीं कर सकते। रेगुलरली आपको हर एक लेक्चर देखना होगा, तभी आप जो है इसके साथ में कनेक्ट रह पाएंगे। हर एक पॉइंट, हर एक चैप्टर अपने आप में आगे से आगे कनेक्शन बनाता चलता है। तो जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है कंसेप्ट एक से दूसरा जो है जुड़ता जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही इन डेप्थ हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। हालांकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, कंपेरेटिव अगर डायरेक्ट टैक्स से कंपेयर करें तो उतना बड़ा सिलेबस हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर नंबर 11 है वो अपना दो पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। दो पार्ट्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जीएसटी का पार्ट है तो दूसरा है कस्टम्स का। तो इसके जो दो पार्ट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, आइए वो देख लेते हैं। इसका जो पार्ट 1 है, फर्स्ट पार्ट है, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का है। और इसका जो वेटेज है वो वेटेज है इसका 80 मार्क्स का। और वहीं ऑन दी अदर हैंड हम बात करें कस्टम्स की, कस्टम्स एक्ट जो है वो है अपना 20 मार्क्स का। कस्टम्स एक्ट 20 मार्क्स का। तो ये दो अलग अलग पार्ट है हमारे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 80 मार्क्स और कस्टम्स एक्ट जो है वो 20 मार्क्स का अपना यहां पर होता है। पहले अपन जो 80 मार्क्स का कंटेंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसको कवर करने वाले हैं और देन उसके बाद में अपन कस्टम्स वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। इवन अगर आप पढ़ना चाहें, जैसे कोई रिकॉर्डेड लेक्चर वाले लेक्चर देख रहे हैं तो पहले कस्टम्स कर लो फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अपने आप में सेपरेट है एक तरीके से। तो पहले कोई सा भी किया जा सकता है। हम इसमें पहले जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जीएसटी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 80 मार्क्स मतलब 80% मार्क्स जो है अपना कवर करके जो है चलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 13 चैप्टर्स दिए गए, 13 चैप्टर हमारे स्टडी मटेरियल के, बट उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि इवन एक एक लेक्चर के ही है। तो जो भी मेन कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली इसमें एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से पढ़ा जा सकता है और अदरवाइज कोई सीक्वेंस नहीं हो सकता। जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट जो है आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं समझ सकते। उसी तरीके से इस सब्जेक्ट के बारे में जो सीक्वेंस है उसी से पढ़ना होगा। और हम पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इस पार्ट को।
और कुछ बेसिक्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि इवन आपने जो है डायरेक्ट टैक्स में भी पढ़े हैं, वही सिमिलर बेसिक्स जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड होंगे, वो बेसिक सेम होंगे। और जो बाकी के फिर धीरे धीरे जैसे हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक्स पढ़ के हम ओनली डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा होगा कि हम कुछ बेसिक्स पढ़ के ओनली इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमारे मन में आती है, इवन डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं तो भी यही बात पढ़ते हैं, वो बात क्या है? व्हाट इज टैक्स? आखिर टैक्स क्या होता है? देखिए, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, नोट डाउन आप नोट्स में भी कर सकते हैं, जब आप अगर आपके पास नोट्स है मिल गए हैं तो। और ये नोट्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। तो आइए बातें करते हैं बेसिक कुछ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के बेसिक्स के बारे में, कि आखिर जीएसटी में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडवांस में आएगी। तो बेसिक्स में हम देखेंगे कि जीएसटी कैसे आया, क्या है जीएसटी, पहले क्या हुआ करता था, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन एक सबसे छोटी और बेसिक बात जो कि डायरेक्ट टैक्स में भी अपन ने पढ़ी है और यहाँ पर भी मैं अगेन पढ़ रहा हूँ, वो क्या है कि आखिर टैक्स क्या होता है सर? व्हाट इज टैक्स? टैक्स आखिर क्या होता है? तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है टैक्स की। टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ और स्टैट्यूट। मतलब टैक्स वो पैसा है जो कि गवर्नमेंट हमसे कंपल्सरीली लेती है। कैसे लेती है? मनी के फॉर्म में। कैसे और क्यों लेती है? कानून के अंतर्गत। देखो, दो तीन बातें मैं यहां पर आपको निकाल के बताता हूं टैक्स से जो निकलती है। ये सेम बातें डायरेक्ट टैक्स में भी होती है और यहां पर भी होती है। तीन बातें निकल करके आती है। टैक्स क्या है? फर्स्ट थिंग, कंपल्सरी एक्सटोर्शन है। किस चीज का? मनी का। अंडर एनी लॉ। बाय गवर्नमेंट भी डाल देते हैं। कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। तो टैक्स बड़ी सिंपल भाषा में क्या होता है? टैक्स वो पैसा है जो कि गवर्नमेंट हमसे कंपलसरीली लेती है, चार्ज करती है। लेकिन क्या मन मर्जी से कर लेती है? नहीं, अंडर एनी लॉ, कानून बना हुआ है, उसके अंतर्गत रहते हुए जो है गवर्नमेंट हमसे जो पैसा लेती है। चाहे हम इनकम टैक्स की बात करें, चाहे हम जीएसटी की बात करें, या और भी काफी सारे टैक्सेस, वो सब क्या है? लॉ बने हुए, इसीलिए आप देते हो। लॉ नहीं होगा तो वो टैक्स भी नहीं दोगे आप। ये बेसिक बात हो गई हमारी टैक्स क्या होता है इस पर। अच्छा, टैक्स क्यों लगाया जाता है भाई? टैक्स लगाने से क्या होगा? तो आज हमारा जो देश चल रहा है, या गवर्नमेंट जो देश चला रही है, गवर्नमेंट कैसे देश चला पा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए तो अपना देश ही मैनेज नहीं होगा, हॉस्पिटल्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी, रोड्स नहीं बन पाएंगे, ब्रिज नहीं बन पाएंगे, डैम नहीं बन पाएंगे, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मतलब इन सारे कामों के लिए क्या किया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। देखिए, टैक्स क्यों लगाया जाता है, ये भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओनली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगेन। तो टैक्स क्यों लगाया जाता है भाई? पब्लिक वेलफेयर के लिए, रेजिंग रेवेन्यू। भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तभी वो रेवेन्यू जो है कहां पर लगा पाएगी? वो कंट्री के डेवलपमेंट में लगा पाएगी। एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये कैसे होता है? देखो, एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एक टैक्स होता है कस्टम्स का। कस्टम किस पर लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। जैसे मान लो आपको चाइना से कोई चीज इंडिया में मंगवानी है, तो इस पर जो टैक्स लगेगा ना, वो जहाज से आएगा, उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अब होगा क्या कि अगर बाहर से आने वाली चीजों पर टैक्स लगने लगेगा तो बाहर की चीजें इस कस्टम ड्यूटी की वजह से क्या हो जाएगी? महंगी। तो लोग बाहर वाली चीजें ना खरीद के फिर कौन सी वाली चीजें खरीदेंगे? जो भारत में बन रही है, क्योंकि भारत वाली जो चीजें बनती उन पर ये वाला टैक्स नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब कोई चीज बाहर से खरीद के ला रहे हो। तो एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैसे हुआ यहाँ पर कि कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनकी वजह से एनकरेज होती है। उसमें कस्टम ड्यूटी है, बाहर से आने वाली चीजों पर, इंपोर्ट जो करते हैं अपन इंडिया के बाहर से, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और जब बाहर से आने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी लगेगी तो वो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी।
और जब बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो गई तो लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री की चीजें खरीदेंगे और वो एनकरेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात किया गया इनकम इनइक्वलिटीज को कम करना। टैक्स के पॉइंट में आ रहा है इनकम इनइक्वलिटीज को कैसे कम करता है भाई टैक्स। आपने देखा होगा कि जो रिच लोग होते हैं, इनकम टैक्स की बात होगी यहाँ पर, जो रिच पीपल होते हैं उन पर इनकम टैक्स की रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की रेट बढ़ती है। और जो पुअर पीपल होते हैं उनके ऊपर टैक्स की रेट क्या होती है, कम होती है। तब होगा क्या, जब अमीर पे ज्यादा टैक्स लगेगा तो जो इसका पैसा गवर्नमेंट ने निकाला है वो गवर्नमेंट लगाएगी किन के ऊपर, पुअर लोगों के ऊपर लगाएगी। तो एक तरीके से होगा क्या, पैसा अमीर लोगों से निकल करके किसकी तरफ जाएगा, पुअर लोग, गरीब लोगों की तरफ जाएगा। और ये जो इनकम इनइक्वलिटी है वो दूर होगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट है, बड़ा नॉर्मल सा और थियोरटिकल पॉइंट है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खर्च ज्यादा करेगी डेवलपमेंट के कामों पर, डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च होगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स मतलब जो दूर दराज के इलाके होते हैं वगैरह, कुछ एरियाज डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। तो जब गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन एक तो होते हैं बैकवर्ड क्लास के लोग, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनका डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ कुछ एरियाज होते हैं जो कि दूर रह जाते हैं, बैकवर्ड रह जाते हैं, वहां पर भी डेवलपमेंट होता है। कई बार आप देखते होंगे गांव में जाते हो, गांव में आपको बैंक मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस मिल रहा है, देखा जाए तो वहां बैंक पोस्ट ऑफिस खोलने से कोई फायदा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने वहां पर क्या कर रखा है, डेवलपमेंट कर रखा है, रोड बना रखी है। वरना गवर्नमेंट को कोई फायदा है वहां रोड बनाने से, कोई भी फायदा तो कुछ भी नहीं है। तो बैकवर्ड रीजन्स भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं टैक्स। और भी काफी सारे फायदे हो सकते हैं, ब्रिज बन जाते हैं, डैम बन जाते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है। तो फायदे बहुत सारे हैं, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट को क्या फायदे हैं, वो अपन ने देखे। तो नॉर्मल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है दोनों की दोनों, लेकिन समझना जरूरी है हम जब तक ये स्टार्ट ना करते। अब एक चीज अपन को पढ़नी है, और ये आप उधर भी पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स में भी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, बड़े ध्यान से आप समझेंगे इसको, पहले अपन समझेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, एक तरफ तो हम डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट लेंगे और एक इनडायरेक्ट टैक्स के, इसको नोट नहीं करना है, समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं अगर डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज होता है, इनकम के ऊपर, भाई जिसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं अपन। डायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है वो किस पर लगाया जाता है, पीपल की, लोगों की इनकम्स के ऊपर लगाया जाता है। और वहीं इधर बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किस पर लगाया जाता है, गुड्स पर एंड सर्विसेज पर। नाम ही यही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर ही लगता है। इनकम के ऊपर कभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लग सकता भाई, ठीक है। तो इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है सर। नेक्स्ट हम बात करें कि बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो पास ऑन नहीं हो सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो पास ऑन हो सकता है। ये कैसे सर, इस पर देखो डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, मैं पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं कि आखिर डायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन क्यों नहीं हो सकता और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैसे पास ऑन हो सकता है। ये एक व्यक्ति है विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली ने कोई इनकम अर्न करी, मान लीजिए विराट कोहली ने पिछले साल 100 करोड़ रुपए की इनकम अर्न करी। विराट कोहली बोलता है कि नहीं, मेरा टैक्स तो अनुष्का भरेगी, मैं नहीं भरूंगा, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या वॉट एवर रीजन। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल।
मतलब जो इनकम कमाएगा उसी को टैक्स भरना होगा। आप बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते एनी हाउ। तो अपन यूं भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सारी चीजें किसके ऊपर है? एक सिंगल पर्सन पे ही है भाई। जिस पर लगेगा, जिस पर चार्ज होगा डायरेक्ट टैक्स, उसी को भरना होगा, ठीक है, जिस पर चार्ज होगा। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन जो है पास ऑन हो सकता है आगे। अपना भार आगे कैसे पास ऑन हो सकता है, आइए देखते हैं। अगर अपन एक बात करें, चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन एक पेन का। ठीक है, ये पेन है एक। ये पेन क्या होता है? पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है इसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरर पेन बना करके सेल कर देता है डीलर को। डीलर जो होलसेलर भी बोल सकते हो। और फिर ये आगे किसको सेल करता है? रिटेलर को, जहां से अपन पेन लेकर के आते हैं। और रिटेलर आगे फिर किसको सेल करता है? कस्टमर को। मान लीजिए इस मैन्युफैक्चरर ने पेन बनाया जिसकी कॉस्ट कितनी आई? 10 रुपीज आई मान, और उस पर जीएसटी लग गया। सब एग्जाम्पल है, ऐसे कोई रेट फिक्स नहीं ले रहे। 2 रुपए का मान लीजिए, कितने का हो गया? 12 रुपए का पेन हो गया। ये इसको कितने में बेचेगा? 12 रुपए में, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह कॉस्ट में सब जुड़ा हुआ था मान लो। तो डीलर के लिए पेन की कॉस्ट कितनी पड़ गई? 12 रुपए, प्लस वो अपना प्रॉफिट और वगैरह जोड़ देगा, ठीक है। मान लीजिए प्रॉफिट भी जोड़ देते हैं अपन। इस पे प्रॉफिट जोड़ देगा 3 रुपए का, और जीएसटी लग गया इस पे मान लीजिए 5 रुपए का। तो पेन कितने का हो गया? 20 रुपए का। तो रिटेलर को ये पेन कितने का पड़ा? 20 रुपए का। प्लस मान लीजिए रिटेलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा 5 रुपए का, और जीएसटी जोड़ा 5 रुपए का। तो अब आगे जो पेन है कस्टमर को जितने में सेल होगा, वो कितने रुपए में सेल होगा आगे? 30 रुपए में। कस्टमर का मतलब क्या होता है? कस्टमर का मतलब आप ध्यान रखना, कष्ट से मर। कस्टमर। अब ये देखो, आप यहां देखोगे कि जो मैन्युफैक्चरर था उसका जो जीएसटी था, क्या वो उसने अपनी जेब से भरा? उसने तो वैल्यू में जोड़ के किससे ले लिया? डीलर से। और फिर डीलर का जो जीएसटी था, क्या वो उसने जेब से भरा? डीलर ने जीएसटी किससे रिकवर कर लिया? रिटेलर से। और रिटेलर ने फिर उसको जोड़ के एंड में किसके ऊपर डाल दिया? कस्टमर के ऊपर। तो आप ये देखो कि मैन्युफैक्चरर ने अपना बर्डन ट्रांसफर किया किस पर? डीलर पर। डीलर ने अपने इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पर ट्रांसफर किया? रिटेलर पर। और रिटेलर ने अपने इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पर ट्रांसफर किया? कस्टमर पर। कस्टमर आगे अब ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो अल्टीमेट कंज्यूमर है उस चीज का। लेकिन देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ कि टैक्स का बर्डन एक से आगे जो है वो बढ़ता जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो पास ऑन हो सकता है। ये रियल लाइफ में होता है, ये सब कुछ रियल लाइफ में ही होता है, सेम टू सेम यही फ्लो होता है। जीएसटी में एक क्रेडिट का सिस्टम होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। वो एक चीज है, हम आगे पढ़ेंगे। होता है सही है बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्रेडिट मिल जाती है जो आपने टैक्स की भरी है, तो लेकिन कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलती, कंज्यूमर पे ही जाता है पूरा का पूरा बर्डन। अब अपन एक और बात करते हैं। ये सेकंड पॉइंट को समझ लिया अपन ने, बात कर ली। थर्ड जो मेन पॉइंट है, आओ उस पर बात करते हैं।
डायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स को जो है वो बोला जाता है रिग्रेसिव इन नेचर। ऐसा क्यों होता है भाई? डायरेक्ट टैक्स को तो प्रोग्रेसिव इन नेचर बोला जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स की अगर अपन बात करें, अगर स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स की अपन बात करें तो डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव इन नेचर क्यों बोला जाता है? देखिए डायरेक्ट टैक्स में होता क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती है, इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है ना वो भी बढ़ता है। ज्यादा इनकम ज्यादा डायरेक्ट टैक्स, और रेट भी बढ़ती जाती है। 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, फिर 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पर जो है 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। तो होता क्या है कि डायरेक्ट टैक्स में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इनकम टैक्स की रेट, डायरेक्ट टैक्स की रेट भी बढ़ती रहती है और टैक्स भी बढ़ता जाता है। और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो ये एक स्टोर है डोमिनोज का, यहां पर 2 व्यक्ति पिज्जा खाने जाते हैं अलग अलग। एक व्यक्ति जो पिज्जा खाने जा रहा है उसका नाम है मोटा सेठ, और दूसरा व्यक्ति जो पिज्जा खाने जा रहा है उसका नाम है लल्लू लाल। अब मोटा सेठ बड़ा पैसे वाला है, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, दोनों ने सेम टाइप ऑफ पिज्जा ऑर्डर कर दिया। मान लो कौन सा मंगाएंगे, मान लो फार्म हाउस पिज्जा मंगाया इन्होंने, ठीक है, बोला एक्स्ट्रा चीज रख देना। बेस कौन सा लेना है वो भी बोल दिया, चीज बस्ट बेस दे देना भाई, ठीक है। पिज्जा की कॉस्ट इनको मान लीजिए बताई गई 600 रुपीज, प्लस इसके ऊपर जीएसटी अलग अलग लगता है, हम आगे पढ़ेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी। अभी के लिए हम मान रहे हैं कि इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया, रैंडम ले रहे हैं अभी सब कुछ 200 रुपए का, तो ये पड़ा 800 रुपए का, ठीक है, इसकी प्राइस हुई। अब मोटा सेठ तो बड़ा पैसे वाला है और लल्लू लाल जो बेचारा गरीब है। क्या डोमिनोज वाले लल्लू लाल को ऐसे बोलेंगे भाई तुम हो तो पहले ही गरीब हो, तुम्हारे ऊपर जीएसटी कम लगा देते हैं, और मोटा सेठ बड़ा अमीर है इसके ऊपर जीएसटी ज्यादा लगा देते हैं? क्या ऐसा होगा? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? नो, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, जीएसटी की रेट दोनों के लिए सेम रहेगी। इनडायरेक्ट टैक्स अमीरी गरीबी नहीं देखता, ठीक है। तो एक तरीके से यही हो गया, प्यार की तरह है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे प्यार दीन ईमान धर्म नहीं देखता, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अमीरी गरीबी नहीं देखता। तो अपन बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की रेट जो है चाहे अमीर हो या गरीब हो सबके लिए सेम रहने वाली है। अब बाकी और छोटे मोटे जो डिफरेंसेस है वो आइए यहां पर पढ़ लेते हैं। सारे डिफरेंसेस को आइए समझते हैं एक एक करके। मेन डिफरेंस अपन ने पढ़ लिए। सबसे पहले अपन बात करें डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स का पहला डिफरेंस क्या है? पेयर ऑफ टैक्स, टैक्स का पेमेंट करने वाला और सफर करने वाला ऑफ टैक्स वन एंड सेम, मतलब जिस पर टैक्स लगेगा उसी को पेमेंट करना है। जैसे विराट पे लगा था तो विराट को ही पेमेंट करना है, ऐसे नहीं बोल सकता अनुष्का पे करेगी, उसी को पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन। वहीं यहां पर क्या हो सकता है? पेयर ऑफ टैक्स नॉट सफरर ऑफ टैक्स, whereas sufferer of tax is not paying directly to the government. Impact on one head and incidence on other head. देखो यहां पर क्या बोला गया है,
जैसे पेयर ऑफ टैक्स क्या होता है, टैक्स का पेमेंट कौन करता है, दुकानदार। जैसे आप दुकान से कोई चीज लेके आओगे, 100 रुपए की चीज है ना, उस पर 20 रुपए का जीएसटी लगा मान लीजिए, तो जीएसटी अपन ने किसको दिया, दुकानदार को, ठीक है। और अब गवर्नमेंट को कौन भरेगा, दुकानदार भरेगा। तो सफरर कौन है, टैक्स का सफरर क्या दुकानदार है या अपन है, कस्टमर है। सफर करने वाले तो अपन है ना भाई, टैक्स का भार तो अपन वहन कर रहे हैं, अपन सफर कर रहे हैं। तो सफरर तो क्या होता है, सफरर टैक्स पे नहीं करता है। यहाँ पर टैक्स कौन पे करता है, दूसरा व्यक्ति, मतलब दुकानदार पे करता है। तो यहाँ पर यह बात भी बोली गई है, सफरर ऑफ टैक्स इज नॉट पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अपन लोग थोड़ी ना जीएसटी जाके जमा कराते हैं गवर्नमेंट को, दुकानदार कराते हैं, ठीक है। तो इंपैक्ट आता है एक हेड पर और भरता कोई और है, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करें तो डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, इनकम पर हम बात कर चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। जीएसटी में डिटेल में पढ़ोगे, सप्लाई एक ऐसा टॉपिक है जो कि सप्लाई सब कुछ है, ये समझ लो। जीएसटी में सप्लाई एक ऐसा वर्ड है, काफी लेक्चर्स अपन को इस सप्लाई टॉपिक पर लगाने हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होती है उस पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें रेट्स की, तो अभी अभी अपन ने बात करी थी कि परसेंट टू परसेंट डिफरेंट है, मतलब अमीर पे अलग रेट है, गरीब पे अलग रेट है, ऐसा होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की रेट जो है वो चेंज नहीं होती, सबके लिए सेम है, अमीर और गरीब के लिए। डायरेक्ट टैक्स का सारा रेवेन्यू किसको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ेंगे, अभी अभी मैं आपको बता भी रहा था ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जीएसटी का पैसा सेंट्रल को भी जाता है और स्टेट को भी जाता है, तो दोनों को जाता है। डिटेल में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो दोनों गवर्नमेंट को जाता है। और डायरेक्ट टैक्स का सारा पैसा किसको जाता है, सेंट्रल को जाता है। अपन ने देखा होगा कि अपने इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट होता है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इधर कोई भी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स को कौन कंट्रोल करता है या डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड काम कौन देखता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और वहीं इसका कौन देखता है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। पहले उसका नाम क्या था, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। फिर इसका नामकरण नया हो गया और इसका नाम क्या हो गया, जीएसटी आने के बाद इसका सीबीआईसी नाम कर दिया। तो आप यहां पर देखेंगे तो पहले इसका नाम क्या था, सीबीईसी, लेकिन अब इसका नाम क्या है, सीबीआईसी। तो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कामकाज कौन देखता है, कौन संभालता है, सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कौन संभालता है, सीबीआईसी। नेचर की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कैसा है, प्रोग्रेसिव और ये रिग्रेसिव, दोनों अपन देखा था। एग्जाम में क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, यहां से 2 क्वेश्चन के चांसेस है, आप चाहे तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, टॉपिक्स के साथ में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बड़ा सिंपल जो बन सकता है वो ये है, ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। व्हाई डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। तो प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव पर भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, फ्रेम हो सकता है। तो ये अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बीच के डिफरेंसेस की बात कर ली, टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में भी अपन ने बात जो है वो कर ली है। अब एक और बात मैं आपको छोटी सी बताने वाला हूं, जो कि डायरेक्ट टैक्स में भी बताई जाती है और पढ़ते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स के पेपर नंबर 7 में भी। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है टैक्सेशन को लेकर के। देखिए, मैंने जब टैक्स की डेफिनेशन आपको बताई तो आपने देखा होगा कि वहां पर अपनी एक चीज लिखी हुई थी, अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट, जो किसी कानून के अंतर्गत लिया जाता है। ऐसा आखिर क्यों लिखा हुआ है, इसका कारण है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 जाकर के पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है, नो टैक्स शैल बी
levied or collected except any authority of law। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे संविधान का आर्टिकल 265 ये बात बोलता है कि कानून की इजाजत नहीं है तो कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर बिना कानून के अगर जाकर के पैसा मांगोगे तो जनता आपको मारेगी, बोलेगी कहां से आए हो भाई, कौन सा कानून, कौन सा पैसा। अगर रोड पर आपका जो चालान काटा जाता है ना, उसका भी कानून है, अगर उसका कानून नहीं होगा तो जनता बोलेगी कहां लिखा है रेड लाइट तोड़ना कानून तोड़ने के बराबर है। तो ये ध्यान रखो, हमारा आर्टिकल 265 क्या बात बोलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 बोल रहा है कि अगर तुमको टैक्स लेना है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है फॉर मेकिंग लॉ। तो ये आर्टिकल 265 में बोला गया है कि कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। इसीलिए आप टैक्स की डेफिनेशन आकर के जब पढ़ते हो तो टैक्स की डेफिनेशन में आप देखो कि क्या लिखा हुआ है। टैक्स की डेफिनेशन में आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी, अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट, मतलब ऐसी चीज जो कि कानून के अंतर्गत रहते हुए कलेक्ट की जाती है। Just wait a minute. ये देखो यहां पर लिखा हुआ है अंडर एनी लॉ और स्टेट। तो टैक्स की डेफिनेशन में ये बात इसलिए लिखी गई कि टैक्स वो पैसा है जो कि गवर्नमेंट हमसे कंपलसरीली लेती है, किसके अंतर्गत रहते हुए, टैक्स के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत रहते हुए। और ये बात डेफिनेशन में क्यों जोड़ी गई, क्योंकि हमारा संविधान ये बात बोलता है। संविधान क्या बोलता है, टैक्स वो पैसा, आप कानून की इजाजत के बिना कोई टैक्स लगा ही नहीं सकते। तो जो टैक्स हुआ क्या फिर, टैक्स वो पैसा हुआ जो कि कानून के अंतर्गत रहते हुए गवर्नमेंट हमसे लेती है। ठीक है, तो ये रीजन है, ये कारण है कि आर्टिकल 265 बनाया गया। अब हुआ क्या कि एक समस्या और आ गई, एक समस्या और क्या आ गई, अभी अभी हमने पढ़ा कि कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब एक और समस्या आ जाती है, क्या सर, हु विल मेक लॉ, भाई कानून कौन बनाएगा। अब हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संविधान बना दिया, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू भी हो गया जो उन्होंने बनाया। लेकिन अब बात यह है कि आखिर कानून कौन बनाएगा, समस्या ये भी तो आ गई। तो अब कानून कौन बनाए, इसकी समस्या का समाधान करने के लिए एक और आर्टिकल बनाया गया 246। उस आर्टिकल 246 में क्या किया गया, 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जिस जिस चीज का नाम आया, जिस जिस पावर का नाम आया, जिस जिस लॉ का नाम आया, वो पावर किसके पास गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ऑब्वियस बात है स्टेट लिस्ट में जिस जिस चीज का, जिस जिस पावर का नाम आया, वो पावर किसके पास गई, स्टेट गवर्नमेंट का। और कॉन्करेंट में दोनों को भाई बहन की तरह रहना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिक्स्ड रह करके कानून बनाना पड़ेगा, मिक्स्ड पावर दी गई कॉन्करेंट में। तो अब हुआ क्या कि अब मान लीजिए इनकम टैक्स है, जैसे अब पता नहीं चल रहा कि इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, या जीएसटी से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, या कस्टम से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा। तो आप क्या करो, इन लिस्ट में चले जाओ, अगर यूनियन लिस्ट में आ रहा है किसी का नाम तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में आ रहा है किसी भी चीज का नाम तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट में आ रहा है तो दोनों को मिक्स्ड पावर है, दोनों को मिल करके जो है बनाना पड़ेगा। देखिए, तो ये आर्टिकल 265 अपन ने समझ लिया। आर्टिकल 246 में जो है ये 3 लिस्ट दी गई है, ये भी अपन ने समझ लिए। और जीएसटी की अगर बात करें
तो एक आर्टिकल डाला गया ये अलग से। हुआ क्या कि जीएसटी का जो प्रोविजन हम आगे समझेंगे, जीएसटी का जो प्रोविजन है ना हमारे संविधान में नहीं था। तो हुआ क्या कि संविधान को बदला गया, संविधान को अमेंड किया गया, चेंज किया गया। उसके बाद जीएसटी की नामक चीज डाली गई। हुआ क्या कि जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाने लगे लॉ मेकर, है ना। जीएसटी से रिलेटेड जब लॉ बना रहे थे ना, तो भाई अब देखना होगा ना कि किस में है, यूनियन लिस्ट में है, स्टेट में है, कॉन्करेंट में, तीनों में ही नहीं था जीएसटी। मतलब जीएसटी से रिलेटेड पावर ही नहीं थी किसी को। क्यों नहीं थी सर? जब 1950 में संविधान बना तब जीएसटी था क्या दुनिया में? जब जीएसटी नहीं था इसलिए उसकी पावर भी नहीं थी। ये समस्या आ गई। अब इसीलिए क्या किया गया, संविधान में अमेंडमेंट किया गया और जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीजें डाली गई। इन चीजों को अपन समझेंगे अगली क्लास में। आज इतना ही पढ़ते हैं। इनके बारे में अपन समझने वाले अगली क्लास में कि कैसे इसकी पावर बांटी गई। देन अपन आएंगे अपने जीएसटी पर। हिस्ट्री, जीएसटी कैसे इंडिया के अंदर पहुंचा वो बेसिक देखेंगे और छोटे मोटे कुछ बेसिक्स और देखेंगे। 2-3 क्लास तक अपन बेसिक्स पढ़ेंगे, देन हम मेन कंटेंट की तरफ चलेंगे। बेसिक्स से रिलेटेड जो है 5-6 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। बेसिक से मेनली आपका थ्योरी क्वेश्चन ही बनेगा या एमसीक्यू बनेगा। प्रैक्टिकल तो है ही भी नहीं, वैसे भी बेसिक्स में प्रैक्टिकल हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें यही बनेगा। चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।